नमस्कार साथियों, मैं मनीष मेवाल आप सभी का आपके अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे और आप सभी की कक्षा 12 की जो तैयारियां हैं वो बिल्कुल धमाकेदार चल रही होंगी। और इन्हीं धमाकेदार तैयारियों को और भी धांसू बनाने के लिए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 12 की अर्थशास्त्र में समष्टि अर्थशास्त्र मैक्रो इकोनॉमिक्स का अध्याय 6 खुली अर्थव्यवस्था, समष्टि अर्थशास्त्र, ओपन इकोनॉमी, मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर है। और आज चैप्टर 6 का ये लेक्चर नंबर 8 है बच्चों। मैक्सिमम इसका एक लेक्चर और आएगा, फिर ये चैप्टर जो है वो पूरा खत्म हो जाएगा। आज हम लोग कौन सा टॉपिक कवर करेंगे गुरुजी? आज हम लोग करेंगे तृतीय विनिमय दर। ठीक है, जो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट है या फ्लक्चुइंग जो एक्सचेंज रेट है उसकी चर्चा करेंगे, जो कि बदलती रहती है, जो फिक्स्ड नहीं है, स्थिर नहीं है, वो नहीं है। स्थिर वाले की चर्चा हम लोग लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं। और आप लोगों के स्टेबल एक जैसा परफॉर्मेंस चलता रहे, परफॉर्मेंस में सुधार हो, इसके लिए लर्निंग शेयर आर्ट्स लेकर के आया है शानदार कोर्सेज कक्षा 12 अर्थशास्त्र का, राजनीति विज्ञान का, भूगोल का, जिसमें आप लोगों को मिलेंगे डाउट सॉल्विंग ग्रुप्स, आपको मिलेंगे हैंड रिटन नोट्स, आपको मिलेंगी क्लास की पीडीएफ, आपके होंगे ऑब्जेक्टिव टेस्ट और आपको कराए जाएंगे मॉडल पेपर। तो संपूर्ण तैयारी आपकी होगी सिर्फ और सिर्फ नाम मात्र फीस में। और जो जो सब्जेक्ट आपके पास हो, अर्थशास्त्र तो होगा तभी आप वीडियो देख रहे हैं, राजनीति विज्ञान भी हो तो ले लीजिएगा, भूगोल हो तो भी ले लीजिएगा, जो भी सब्जेक्ट आपके पास है उन सब्जेक्टों का आप कोर्स लेना चाहते हैं तो आप ले लीजिएगा। और इन टीम के पास कॉल कर लीजिएगा और टीम को कहिएगा कि सर मैम हमारा इस सब्जेक्ट का कोर्स स्टार्ट कर दीजिए, इस सब्जेक्ट का कोर्स स्टार्ट कर दीजिए, सिर्फ और सिर्फ नाम मात्र फीस में। और ये सारे जो सब्जेक्ट के जो कोर्सेज है वो अवेलेबल है सिर्फ और सिर्फ आपकी अपनी एप्लीकेशन लर्न शेयर आर्ट्स की एप्लीकेशन, जिसको डाउनलोड करने के लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डलवा रखा है। आप वहां से डाउनलोड कर लीजिए और इन सारी सुविधाओं का आनंद लीजिए। और मैं आज आपको आनंद देता हूं इस लेक्चर का। तो आज हम लोग बात करेंगे बच्चों तृतीय विनिमय दर, या जिसको कहा जाता है फ्लोटिंग या फ्लक्चुएशन या फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट जो सिस्टम है वो। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, फ्लेक्सिबल का मतलब है कि चेंजेस हो जाता है, आसानी से चेंजेस आ जाते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग ये देखेंगे कि जो हमारी फॉरेन एक्सचेंज रेट है, जो फॉरेक्स रेट है, इस फॉरेक्स रेट में एक देखा स्थिर है, फिक्स्ड है कि हाँ साहब इतना हमने फिक्स कर लिया है, जिसमें हमने गोल्ड स्टैंडर्ड की चर्चा करी थी, ब्रेटन वुड्स की चर्चा करी थी। पर आज हम लोग चर्चा करेंगे फ्लक्चुएशन वाले की, जो चेंजेस हो रही है, फ्लेक्सिबल है, चेंजेस है, तो वो उसकी चर्चा करते हैं। यह विनिमय दर बाजार मांग और पूर्ति की शक्तियों द्वारा निर्धारित होती है, इसे तृतीय विनिमय दर भी कहते हैं। तो ये जो विनिमय दर है, ये जो एक्सचेंज रेट है ना, बाजार की मांग और पूर्ति की शक्तियों द्वारा निर्धारित होती है। मतलब मार्केट में उसकी डिमांड कितनी है, उस जो करेंसी है उसकी डिमांड कितनी है और उसकी सप्लाई कितनी है, ये इस पर निर्भर रहता है कि मार्केट में डिमांड कितनी है और सप्लाई कितनी है। वहां पर क्या हो रहा था, सरकार के द्वारा काम हो रहा था, परंतु यहां पे किसके द्वारा हो रहा, मार्केट के द्वारा, बाजार के द्वारा हो रहा है कि बाजार में मांग और पूर्ति की जो शक्तियां हैं इनके द्वारा निर्धारित होगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तृतीय विनिमय दर कहते हैं, या फ्लोटिंग या फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट जो सिस्टम है वो कहते हैं। मतलब उस करेंसी की डिमांड कितनी होगी और सप्लाई कितनी होगी। विदेशी मुद्रा बाजार में कोई आधिकारिक सरकारी हस्तक्षेप नहीं है। तो यहां पर जब हम लोग तृतीय विनिमय दर की चर्चा करते हैं, हम फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम की चर्चा करते हैं, तो यहां पर सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है, सरकार यहां पर हस्तक्षेप नहीं करती है, सरकार का किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। पूरे मार्केट पे डिपेंड होता है कि मार्केट में डिमांड कितनी है और मार्केट में उसकी सप्लाई कितनी है। ठीक है, आज पूरी दुनिया में डॉलर की डिमांड ज्यादा है, इसलिए डॉलर सबसे ज्यादा ताकतवर माना जाता है। और दूसरा कारण यह भी था कि ब्रेटन वुड्स ने कहीं ना कहीं ऐसी व्यवस्था बना दी जिससे कि सब डॉलर पावरफुल दिखाया गया है। और आज के मौजूदा दौर में जो पूरी दुनिया में जो व्यवस्था चल रही है एक्सचेंज रेट की, वो जनरली तृतीय विनिमय दर ही चल रही है। जो फ्लोटिंग सिस्टम है या जो फ्लेक्सिबल सिस्टम है वो यही चल रहा है। फिक्स्ड वाला अब बंद सा हो गया है, हटा दिया गया है उसमें, क्योंकि गोल्ड को लेकर के काफी समस्याएं थी। फिर डॉलर को करा गया तो ब्रेटन वुड्स चला, पर इतना लंबे समय नहीं जितना कि तृतीय विनिमय दर फ्लेक्सिबल है कि जैसी जितनी मार्केट में डिमांड और सप्लाई हो उस हिसाब से ही आपकी तय हो जाएगी विनिमय दर या एक्सचेंज रेट। विनिमय दर बाजार द्वारा निर्धारित होती है, यानी हजारों लोगों की बातचीत के माध्यम से विदेशी मुद्रा में लेन देन करने के उद्देश्य से मुद्रा खरीदने और बेचने की इच्छा रखने वाले बैंक, फर्म और अन्य संस्थान। तो विनिमय दर बाजार द्वारा निर्धारित होता है। किसके द्वारा निर्धारित होता है? बाजार, मार्केट के द्वारा तय होता है विनिमय दर, एक्सचेंज रेट। हजारों लोगों की बातचीत के माध्यम से, ठीक है। अब हजारों लोगों की बातचीत के माध्यम का मतलब यहाँ पे क्या है कि काफी लोग कुछ बाहर से खरीदना चाहते हैं, कुछ बाहर बेचना चाहते हैं, कहीं की सेवाएं जो है आयात करना चाहते हैं, अपनी सेवाएं निर्यात करना चाहते हैं।
इन सब के द्वारा और विदेशी मुद्रा में लेन देन करने के उद्देश्य कि वह वो विदेशी मुद्रा में लेन देन क्या करने का उद्देश्य क्या है, मतलब वो कुछ खरीद रहे हैं, वो कुछ बेच रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, कोई वहां से घूमने आ रहा है, अपने रिश्तेदारों को पैसा भेज रहे हैं, अपने रिश्तेदारों के पास से पैसा आया है, तो लेन देन करने का उद्देश्य, तो इसलिए फिर वो मुद्रा खरीदने और बेचने की इच्छा रखते हैं। मतलब किसी ना किसी कारणवश वो मुद्रा ले रहे होंगे और उसकी डिमांड कर रहे होंगे, तो उसके पीछे क्या उद्देश्य है, और जब उद्देश्य है तो वो उसी उद्देश्य से मुद्रा को खरीदेंगे और बेचेंगे। चाहे वो बैंक भी हो सकता है, फर्म भी हो सकता है, कोई संस्थान है वो संस्थान भी हो सकती है। अब देखिए ये जो आपको एनसीईआरटी में जो इसका वक्र है वो वक्र दिखा रखा है, वो देखिए इधर है विनिमय दर एक्सचेंज रेट और इधर है विदेशी विनिमय की मात्रा, मतलब आप कितना एक्सचेंज करते हो। यहां पर देखो कि एक्चुअल में जो आपको दिखाया गया है उस चीज को देखिएगा, ये सप्लाई का है बेटा और ये डिमांड का है। यहां पर आकर करके ये दोनों मिल जाते हैं, जहां इंटरसेक्ट हो रहे हैं, जहां मांग वाली लाइन और सप्लाई वाली लाइन को कट करती है, वहां पर आकर के क्या हो रहा है, विनिमय दर फिक्स हो जाती है कि साहब हाँ इतनी, तो बोले इतनी, तो बोला ठीक है, ये हमारी क्या हो जाएगी, विनिमय दर एक्सचेंज रेट हो जाएगी। मैं आपको इसको आसान भाषा से समझाता हूं, आप सब कुछ भुला दीजिए, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व सब कुछ छोड़िए सबको। मैं आज आपको एक बात कहता हूं कि आप मार्केट गए, मार्केट में दुकानदार ने बोला कि भैया ये चीज 1000 रुपए की है। अब हम मांगते तो दे नहीं देते हैं, और जनरली जो मेरी बहनें देख रही हैं ठीक है ना, तो लड़कियों में और माताओं में बड़ा विशेष गुण होता है कि वो बार्गेनिंग कर ही लेती है, बहुत अच्छी खासी कर लेती है। मेरी मदर भी, मेरी भाभी जी भी जो है वो ऐसा कर लेते हैं, बहुत अच्छा गुण होता है। तो अब 1000, और जैसे मेरी मदर का तो बहुत बड़ा फेमस डायलॉग है कि जब भी दुकानदार कहता है भैया इतनी देनी पड़ेगी दीदी, तो मेरी मम्मी सीधी कहती है कि मुंह मांगने से तो मौत नहीं मिलती भैया ठीक है ना, तो मांगे तो मौत नहीं मिलती, तो अगर ऐसे बोलने से आपको पैसे दे देते तो हो गया, फिर तो काम चल गया। तो बोला थोड़ा कम सही लगा लो, तो फिर सामने वाला पूछता है कि हाँ भैया दीदी आप बताओ कितने, तो उसने 1000 बोले तो मेरी मम्मी हो गई ज्यादा कर 500 दूंगी मैं, तो इसके 500 लास्ट 500 लगा लो, देखो तो देना तो दो, नहीं तो मत दो, नहीं तो मैं तो जा रही हूँ, 500 लगा लो, नहीं तो देखो पड़ोस वाला 500 में दे रहा है, वो 500 में दे रहा है, ऐसा करते हैं। तो अब देखो 500 हो सकता है कि ना तो उसके लिए फायदेमंद हो, और 1000 आपके लिए नहीं, मतलब उपभोक्ता के लिए नहीं है। तो फिर क्या होता है, एक बीच की रेट आती है, जैसे कि मान लो 700-800 पे आकर करके दोनों व्यक्ति संतुष्ट है, देने वाला भी संतुष्ट है और लेने वाला भी संतुष्ट है। तो वो जो जहां पर देने वाला और लेने वाला दोनों जिस रेट पर तय हो गया, उसी को हम लोग क्या कह देते हैं, इंटरसेक्ट का पॉइंट कह देते हैं। मतलब दोनों तैयार है, वो एक बेचने के लिए और एक खरीदने के लिए, मतलब सौदा हो जाएगा वहां पे। ये भी वही बात है कि इतनी डिमांड और इतनी सप्लाई, यह वाला जो पॉइंट है, इस वाले पॉइंट पे बिल्कुल हाईएस्ट है, जहां पे लोग खरीदने को भी तैयार है और बेचने वाला बेचने को भी तैयार है, ना उसको घाटा ना उसको घाटा, ठीक है। और चाहे किसी को घाटा हो, अपना क्या जाता, क्योंकि अपन तो फॉरेन एक्सचेंज में काम करते नहीं है, अपने पास तो फॉरेन करेंसी है नहीं भैया, ठीक है ना फॉरेन करेंसी है नहीं, तो इसलिए ज्यादा फॉरेन करेंसी पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। विनिमय दर वहां निर्धारित होती है जहां मांग वक्र प्रति वक्र को काटती है, तो विनिमय दर वहां निर्धारित होती है जहां पर मांग वक्र, तो ये रहा आपका मांग वक्र और ये रहा प्रति वक्र, तो डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व, जहां पर मांग वक्र प्रति वक्र को काट दे, तो ये आपका सप्लाई वक्र था और ये डिमांड वक्र था। तो डिमांड वक्र ने जहां पर सप्लाई वक्र को काट दिया, मतलब जहां पर दोनों इंटरसेक्ट हो रही है, दोनों मिल रही हो, उस स्थान पर क्या है, विनिमय दर तय हो जाती है, निर्धारित हो जाती है, एक्सचेंज रेट वहां फिक्स कर दी जाती है। मान लीजिए कि विदेशी वस्तुओं और सेवाओं की मांग बढ़ जाती है। अब अपन मान लेते हैं कि जो विदेशी वस्तु और सेवाएं हैं उनकी मांग बढ़ जाती है। देखिए बड़ा एक कॉन्सेप्ट को बड़े ध्यान से सुनिएगा, हर चीज जो आपको यहाँ पर पढ़ाई जा रही है ना, बड़े सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाई जा रही है। आज आपको पहले यहाँ पे बताया गया कि डिमांड और सप्लाई जो है, डिमांड और सप्लाई से विनिमय दर या एक्सचेंज रेट तय होता है। तो अब आपको बताया है कि डिमांड कब होगी और सप्लाई कब होगी। मांग का पूरा मैंने आपको पहले के लास्ट लेक्चर्स में पढ़ाया है, पूर्ति के बारे में, सप्लाई के बारे में मैंने पूरा आपको पढ़ाया है। तो अब डिमांड कब कब बढ़ती है और सप्लाई कब कब बढ़ती है, कब कब घटती है, ये सारी जो चर्चा है हम लोग कर चुके हैं इसी चैप्टर के लेक्चर्स में। लास्ट लेक्चर्स में अपन ने करा है कि कब हमारी करेंसी जो है डिमांड होगी, कब सप्लाई होगी, इस बात की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। तो यहाँ पर अब मैं ज्यादा इतना विस्तार में मुझे नहीं जाना पड़ेगा। जब बात आ रही है कि मांग बढ़ती है, डिमांड बढ़ती है, तो आपको पता है क्योंकि आपने वो लेक्चर्स बड़े अच्छे से देखे हुए। मैं बड़े विश्वास के साथ इस बात को कहता हूं बच्चों, और सीना ठोक कर के कहता हूं, अब तो इतना खुद पर विश्वास सा हो गया है, खुद पर भी विश्वास पहले भी था और आज भी है और आगे भी रहे, गुरुदेव की कृपा बनी रहे।
अब मुझे मेरे विद्यार्थियों पर भी मुझसे खुद से ज्यादा विश्वास है कि मेहनत करेगा ना बच्चा तो जब कोई सा ही विषय हो पूरे में से पूरे आ सकते हैं। जब स्टार्टिंग का फर्स्ट सेशन मैंने लर्न एंड शेप पे लिया था और मैं 10th सोशल साइंस मेरे हाथ में थी, तो मेरा सपना था कि साहब ऑफलाइन में बच्चों के नंबर आते हैं फुल आफ्टर फुल, बट ऑनलाइन में भी कैसे ना कैसे एक बच्चों के 100 में से 100 आए। तो पहले सेशन में भिड़ते ही जब बच्चों के 100 में से 100 आए ना तो बड़ी प्रसन्नता मुझे हुई। फिर दूसरे सेशन में भी बैक टू बैक 2-3 बच्चों के ऐसे नाम है जिनके 100 में से 100 आए हैं। जहां पे जो बच्चे ये सोचा करते थे कि सोशल साइंस एक बोरिंग विषय है, वहां 100 में से 100 आ रहे हैं तो बड़ी प्रसन्नता हुई। मैं यहाँ पे मेरी तारीफ के गुणगान नहीं गा रहा हूं कि साहब मैंने पढ़ाया 100 में से 100 आगे, नहीं, मैं हमेशा कहता हूं कि पहली मेहनत बच्चों की है। तो हो सकता है कभी कभार जब आप इकोनॉमिक्स को, अर्थशास्त्र को पढ़ रहे हो तो आपको ऐसा लग सकता है कि यार हम ना जाने कौन से जाल में फंस गए, ना जाने हम कौन से चक्रव्यूह में फंस गए। पर बच्चों, इस चक्रव्यूह को तोड़ोगे ना तभी महान बनोगे। ये इस चक्रव्यूह से डर करके नहीं भागना है कि साहब अरे यार इकोनॉमिक्स में ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है। कुछ भी हो रहा हो हमें समझना है, बेहतर तरीके से पढ़ना है और 100 में से 100 लेकर के आना है। और 100 में से 100 जिस दिन आप लेकर के आ जाओगे ना बच्चों, मैं विश्वास के साथ कहता हूं आपके दिल को जितनी खुशी, जितनी संतुष्टि मिलेगी ना, वो जीवन में और किसी दूसरे काम से नहीं मिलेगी। तो पूरी जी जान झोंक दो। हमने मना लिए त्योहार, सब कुछ हमारा सेलिब्रेशन हो गया, सब हो गया, अब बस जी जान लगा कर करके हमें 2.5 से 3 महीने जो हमारे पास बाकी रहे, इन 2.5 से 3 महीनों में पूरा खुद को यूं मतलब निचोड़ देना है। 100% हमें हमारे सब्जेक्ट की तैयारी में लगा देना है। तो आप चाहे डिटेल लेक्चर से पढ़िए, वन शॉट्स करिए, कोई बुक को रिफ्रेशर को इस्तेमाल करिए, कुछ भी करिए, पर टारगेट यही रखिए कि मुझे इकोनॉमिक्स में 100 में से 100 लेकर करके आने। ओके, तो इंसान चाहे ना तो कुछ भी कर सकता है। अब मैं ये बात आपको इसलिए बताई कि इकोनॉमिक्स में अगर कोई ये सोचता कि नहीं आ सकते तो ये आपकी बड़ी भूल है बच्चों। तो अपन ने पूरा पढ़ाया इस प्रकार से आप लोगों को कि आप 100 में से 100 की तैयारी आपकी रह सके। तो चलिए कि मान लीजिए कि विदेशी वस्तु और सेवाओं की मांग बढ़ जाती है। अब अपन ने माना कि जो विदेशी वस्तु और सेवाओं की जो मांग है, डिमांड है, वो बढ़ गई। विदेशी वस्तु और सेवाओं की मांग बढ़ने का मतलब क्या है कि हम लोग आयात करेंगे, हम इंपोर्ट करेंगे। जैसे कि उदाहरण के तौर पर भारतीयों द्वारा विदेशों में अधिक यात्रा करने के कारण, देखो अब अधिक यात्रा का मतलब हो गया कि हम पर्यटन कर रहे हैं, हम टूरिज्म कर रहे हैं ना, हम मतलब वहां जा रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं और कर रहे हैं, टूरिज्म कर रहे हैं। तो टूरिज्म कर रहे हैं मतलब हम सेवा को आयात कर रहे हैं, जो पर्यटन वाली सेवा है उसको आयात कर रहे हैं। तो मांग वक्र मूल मांग वक्र के सीधे और ऊपर की तरफ शिफ्ट कर जाता है। तो यहां पर क्या हुआ, जब विदेशी वस्तु और सेवाओं की मांग बढ़ जाती है तो जो वो करेंसी है उसकी क्या हो गई, डिमांड बढ़ गई। उसकी डिमांड बढ़ गई ना भैया कि साहब मैं उस देश में जाऊंगा, मुझे घूमने के लिए वो वाली करेंसी चाहिए, डिमांड बढ़ गई। तो जब डिमांड बढ़ेगी तो अपन लोगों ने पहले भी वेस्ट ईयर शास्त्र में पढ़ा है, जब डिमांड बढ़ेगी, पहले जैसे डिमांड यहां पर थी और डिमांड बढ़ी तो वो यहां पे चली जाएगी, और डिमांड कम हो गई तो इधर आ जाएगी। मतलब राइटवर्ड शिफ्ट कब होता है, जब मांग में वृद्धि होती है। तो ये देखिए, ये पहले डिमांड थी, ये जो है बच्चों ये पहले डिमांड थी, और फिर बाद में ये डिमांड ये हो गई। तो पहले यहां पर इंटरसेक्शन हो रहा था और अब यहां पर इंटरसेक्शन हो रहा है। ठीक है, अब पहले यहां पर इंटरसेक्शन था और अब यहां पर इंटरसेक्शन हो रहा है, यहां पर इस लाइन को काटा जा रहा है। विदेशी वस्तु और सेवाओं की मांग में वृद्धि विनिमय की दर में बदलाव लाती है। विदेशी वस्तु और सेवाओं की जब मांग में वृद्धि होगी, मतलब हम विदेशी वस्तुओं और सेवाओं की मांग में वृद्धि करेंगे, इंक्रीमेंट करेंगे। अगर हम बाहर से जो चीजें हैं उनको ज्यादा डिमांड करेंगे कि साहब हमें वो चाहिए, वो वाली जो सेवा है वो वाली सेवा हमें ज्यादा चाहिए, तो विनिमय की जो दर है, जो एक्सचेंज रेट है, वो उसमें भी बदलाव लेकर के आती है। एक उदाहरण के तौर पे जैसे आपको बताया, प्रारंभिक विनिमय दर E0, ये जीरो यहां बड़ा लिखा हुआ बट जनरली यूं लिखा जाता है E0 बराबर 50 रुपए है, जिसका अर्थ है कि हमें रुपए 50 को $1 से विनिमय करता है। तो मतलब यहां पर यह है कि साहब $1 बराबर 50 रुपए, $1 बराबर 50 रुपए है, $1 इज इक्वल टू 50 रुपीज। नए संतुलन दर विनिमय दर E1 इसको ऐसा लिखिएगा बेटा। अब ये जो E1 है वो 70 रुपए हो जाती है, जिसका अर्थ है कि हमें अब डॉलर के लिए और अधिक रुपए देने की आवश्यकता है। तो पहले हम क्या कर रहे थे कि $1 के लिए 50 रुपए दे रहे थे, अब हमें $1 के लिए क्या करना पड़ रहा है, 70 रुपए देने पड़ रहे। इससे हमारा जो कंक्लूजन है ना, जो निष्कर्ष है बच्चों, वो क्या निकलता है, यहां पर 2 निष्कर्ष निकल करके आते हैं।
पहला निष्कर्ष तो यह है कि जो भारत की करेंसी है, जो भारतीय रुपया है, वो रुपया क्या हो रहा है, कमजोर हो रहा है। भारतीय रुपया क्या हो रहा है, कमजोर हो रहा है। क्यों कमजोर हो रहा है, मतलब पहले हमें $1 के लिए 50 रुपए देने पड़ रहे थे, अब $1 के लिए 70 रुपए देने पड़ रहे हैं, मतलब हमें ज्यादा पे करना पड़ रहा है। और दूसरा ये दिखाता है कि जो डॉलर है वो मजबूत हो रहा है, उसकी ताकत बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है, क्योंकि जहां पर पहले 50 रुपए जो है मिलते थे, अब डॉलर के लिए 70 रुपए मिलते हैं। मतलब, और ये हुआ क्यों, क्योंकि डिमांड बढ़ी ना, डॉलर की डिमांड बढ़ी। और ये जीवन का सीधा सा मंत्र है बेटा, जहां डिमांड जिसकी भी बढ़ेगी, चाहे वो व्यक्ति हो, वस्तु हो, कुछ भी हो, उसकी डिमांड बढ़ेगी तो 100% है, भाव भी बढ़ेगा ठीक है ना, भाव भी बढ़ेगा, चाहे वो मार्केट की सब्जी हो, चाहे करेंसी हो, और चाहे व्यक्ति हो। जनरली कहते हैं ना कि हाँ भाई तेरे तो भाव बढ़ गए हैं, तो भाव तो बढ़ेगा ही। तो अब यहाँ पर पहले जहां $1 50 रुपए का था, अब उसकी डिमांड होने लगी, सब डॉलर चाहिए, डॉलर चाहिए, डॉलर चाहिए, तो बोला 70 रुपए दो। तो जब डिमांड बढ़ेगी तो सीधी सी बात है उसकी वैल्यू बढ़ेगी। तो इसकी वैल्यू, डॉलर मजबूत हुआ है और हमारा रुपया क्या हो गया, कमजोर हो गया है। इससे यह इंगित होता है कि डॉलर के संदर्भ में रुपए का मूल्य गिर गया है और रुपए के संदर्भ में डॉलर का मूल्य बढ़ गया है। अब देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात क्या बोली है कि डॉलर के संदर्भ में जब मैं डॉलर के साथ कंपैरिजन कर रहा हूं रुपए का, तो मुझे ये देखने को मिलता है कि रुपए का मूल्य गिर गया है, रुपए की जो वैल्यू है ना वो गिर चुकी है बच्चों। और रुपए की वैल्यू को गिरने का मतलब है मूल्यह्रास हो रहा है। क्या हो रहा है, मूल्यह्रास हो रहा है, डेप्रिसिएशन यहां पर हो रहा है कि वैल्यू गिर गई है। क्योंकि पहले जहां पर 50 रुपए देने पड़ रहे थे, अब मुझे 70 रुपए देने पड़ रहे हैं। तो बताओ वैल्यू डाउन हुई या नहीं हुई, वैल्यू डाउन हुई या नहीं हुई। जैसे मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर और बताता हूं। जैसे मान लीजिए कि आज कोई एक टीचर है, आज एक बहुत फेमस पॉपुलर टीचर है, उस टीचर से पढ़ने के लिए महंगी फीस तो देनी पड़ती है, ठीक है। अगर वो टीचर बहुत ज्ञानी है, बड़ा नाम उसने कमा रखा है, तो उस टीचर के लिए पढ़ने के लिए ज्यादा फीस देनी पड़ती है। क्यों, क्योंकि भैया बड़ा फेमस है, बड़ी डिमांड है उसकी। आप नहीं जाओगे तो भी उसके पास तो हजारों की संख्या में लोग खड़े हैं पढ़ने के लिए, तो ज्यादा डिमांड है तो वो ज्यादा लेगा। और अगर मान लो कोई नॉर्मल से टीचर से वो बोलता है 500 दो महीने के, बोले नहीं सर 500 भी नहीं, 200 रुपए देंगे, लेने तो लो, नहीं तो रहने दो, हम घर पे पढ़ लेंगे, है ना। तो डिमांड पे बड़ा प्रभाव होता है कि डिमांड कितनी है। तो जैसे जैसे डॉलर की डिमांड बढ़ती जा रही है, तो यहाँ पर हमारा जो रुपया है वो कमजोर होता जा रहा है, मतलब हमें ज्यादा पे करना पड़ रहा है। और डॉलर के रुपए के संदर्भ में अगर मैं देखूं तो डॉलर का मूल्य मजबूत हो रहा है। मतलब जो अभी मैंने आपको यहाँ पे लास्ट में जो बात कही ना कि रुपया कमजोर हुआ है और डॉलर मजबूत हुआ है, ये दो बातें यहां से निकल करके आती है कि रुपया कमजोर हो रहा है और डॉलर मजबूत हो रहा है। विनिमय दर में वृद्धि का तात्पर्य है कि विदेशी मुद्रा डॉलर की कीमत घरेलू मुद्रा रुपए के रूप में बढ़ गई है। तो वेरी इंपॉर्टेंट बात ध्यान दीजिएगा, विनिमय दर में वृद्धि, इंक्रीज इन एक्सचेंज रेट, क्या कह रहा है, इंक्रीज इन एक्सचेंज रेट, मतलब जो एक्सचेंज रेट है, जो विनिमय दर है, उसमें क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, उसमें बढ़ोतरी हो रही है। तो जब विनिमय दर में वृद्धि हो रही है, एक्सचेंज रेट में इंक्रीमेंट हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, जो विदेशी मुद्रा है, विदेशी मुद्रा कौन सी है, डॉलर है। तो ये जो डॉलर की कीमत है ना, घरेलू मुद्रा मतलब जो हमारी मुद्रा है, कौन सी, रुपया के रूप में बढ़ गई है। किसकी वैल्यू बढ़ गई है, डॉलर की वैल्यू बढ़ गई है। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बच्चों, वैल्यू किसकी बढ़ी है, डॉलर की बढ़ी है, गिरी किसकी है, रुपए की गिरी है। तो आप बोलोगे पहले डॉलर तो अब भी पहले भी एक ही था और आज भी एक है, पर बढ़ा तो रुपया 50 से 70 हुआ, नहीं, ये हमारी वैल्यू कम हो गई है कि हमें ज्यादा पे करना पड़ रहा है किसी चीज के लिए। ओके, तो यहां पर विदेशी मुद्रा जो डॉलर है उसकी कीमत रुपए की तुलना में क्या हो गई है, बढ़ गई है। तो जब भी इंक्रीज इन एक्सचेंज रेट या विनिमय दर में वृद्धि की बात आती है, तो वहां पर सीधा सा अर्थ यह आता है कि जो विदेशी मुद्रा है, जो फॉरेन करेंसी है, उसकी हमारी डोमेस्टिक करेंसी के तुलना में क्या हो गई है, वैल्यू बढ़ चुकी है, इंक्रीज हो चुकी है। इसे घरेलू मुद्रा रुपए का विदेशी मुद्रा डॉलर के रूप में ह्रास कहा जाता है। ह्रास का मतलब क्या होता है, जो डिक्रीज हो रहा है, डेप्रिसिएशन आप वर्ड यूज कर सकते हो, चाहे यहां पे उसका डेप्रिसिएशन हो रहा है। तो इसका तो क्या हुआ है, इसकी तो वृद्धि हुई है, तो इसको तो क्या कह रहे हैं, इंक्रीज इन एक्सचेंज रेट का मतलब ये हो गया। इंक्रीज इन एक्सचेंज रेट का मतलब है कि विदेशी मुद्रा डॉलर बढ़ रहा है और जो डोमेस्टिक करेंसी, जो घरेलू मुद्रा है, उसकी वैल्यू में गिरावट आ रही है, ह्रास नुकसान हो रहा है। इसी बाती तृतीय विनिमय दर व्यवस्था के अंतर्गत जब घरेलू मुद्रा रुपयों की कीमत विदेशी मुद्रा डॉलर के रूप में बढ़ जाती है, तो इसे घरेलू मुद्रा रुपयों की विदेशी मुद्रा डॉलर के रूप में मूल्य वृद्धि कहते हैं, या आप इसको एप्रिसिएशन लिख सकते हो। ये मैं आपको पहले क्लियर कर चुका हूं, सबको समझा चुका हूं, क्या कहते हैं, एप्रिसिएशन कहते हैं बेटा। अब देखिए क्या बात बोली इसने, अब आपने वहां देख लिया, डेप्रिसिएशन देख लिया। डेप्रिसिएशन में क्या हुआ
डेप्रिसिएशन में क्या हुआ कि $1 पहले जहां 50 रुपए का था अब वो 70 रुपए में मिल रहा है। ये क्या है? डेप्रिसिएशन है। हमारे जो करेंसी है उसकी वैल्यू क्या हो रही है? गिर रही है। अब एप्रिसिएशन की जब मैं बात करता हूं, मूल्य वृद्धि की बात करता हूं, तो मैं कहता हूं $1 जहां पे पहले 50 रुपए का था अब वो कितने का हो गया है? वो 40 रुपए का हो गया है। ये क्या है? ये हमारा इंक्रीमेंट है, ये हमारी बढ़ोतरी है। इसमें क्या हुआ कि जो भारत का रुपया है वो मजबूत हुआ है और US डॉलर जो है वो करेंसी है जो US की, वो कमजोर हुई है, वो और भारत का जो रुपया है वो मजबूत हुआ है। तो इसको क्या कहेंगे? मूल्य वृद्धि कहेंगे, एप्रिसिएशन कहेंगे, और इस वाली कंडीशन को क्या कहेंगे? डेप्रिसिएशन कहेंगे। अब देखो सट्टेबाजी। अब देखिए कुछ जो चीजें जिनके कारण जो तृतीय विनिमय दर है उसको प्रभावित होती है। सट्टेबाजी या स्पेकुलेशन जिसको कहा जाता है। बाजार में विनिमय दर केवल निर्यात और आयात की गई मांग एवं पूर्ति तथा परिसंपत्तियों में निवेश पर ही निर्भर नहीं करती है, बल्कि विदेशी विनिमय के सट्टे पर भी निर्भर करती है। जहां विदेशी विनिमय की मांग मुद्रा की मूल्य वृद्धि से प्राप्त संभावित लाभ के लिए की जाती है। किसी भी देश की मुद्रा एक प्रकार की परिसंपत्ति है। तो बड़े ध्यान से सुनिए, स्पेकुलेशन। अब इसने ये कहा है कि जो एक्सचेंज रेट है, देखिए इस चीज को थोड़ा सा समझिए कि जब अपन ये कह रहे हैं कि जो एक्सचेंज रेट है और वो भी कौन सी? फ्लेक्सिबल वाली, तृतीय वाली है। जब फिक्स्ड जो थी ना, स्थिर जो थी, वो तो केंद्रीय बैंक ने, सरकार ने फिक्स कर दी, दैट्स ऑल, मामला खत्म हो गया। फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल का मतलब ये हो गया कि चेंज होता रहेगा। चेंज कैसे होगा? मार्केट में जिसकी जितनी डिमांड होगी वो उतना पावरफुल होगा और जिसकी जितनी कम डिमांड होगी वो उतना कमजोर होता जाएगा। ये था। तो अब मार्केट में तो क्या हो रहा है? मार्केट में तो वस्तुओं की डिमांड भी हो रही है। डिमांड गुड्स की भी हो सकती है और सर्विसेज की भी हो सकती है। तो गुड्स और सर्विसेज की डिमांड के कारण, इसके अलावा अपन लोग कहें तो अपन ने पढ़ा था कि सट्टा लगाया जाता है, स्पेकुलेशन लगाया जाता है। स्पेकुलेशन का मतलब क्या होता है? इसमें आपको एक उदाहरण देता हूं। जैसे मान लीजिए कि आज मुझे ये बात पता है कि जो $1 है वो 60 रुपए का है। $1 60 रुपए का है। जब किसी को पता है कि $1 60 रुपए का है, उसका स्पेकुलेशन है, सट्टेबाजी का मतलब होता है भविष्य के बारे में अंदाजा लगाना। अब इसने अंदाजा लगाया व्यक्ति ने कि यार भविष्य में है ना कुछ 2 महीने बाद क्या होगा? ये 70 रुपए हो जाएगा। तो अब उसने क्या करा? जब 60 रुपए था तो उसने $100 खरीद लिए। $100 कितने में खरीदे भैया? उसने 6000 रुपए में खरीदे। 6000 रुपए दिए और $100 अपने पास ले लिए। अब जब $100 खुद के पास ले लिए और जैसे ही 2 महीने बाद देखा कि भैया $1 की कीमत 70 रुपए हो चुकी है, अब ये इनको क्या कर देगा? बेच देगा। और जब $100 को बेचेगा माय डियर स्टूडेंट 70 के हिसाब से, तो ये कितने कमा लेगा? 7000 रुपए कमा लेगा। 6000 में खरीदा था, 7000 में बेच दिया, 1000 रुपए का क्या कर लिया व्यक्ति ने? यहाँ पे प्रॉफिट कमा लिया है, लाभ कमा लिया है। ओके, तो सट्टेबाजी सिर्फ सब कुछ ये निर्यात और आयात की मांग पर निर्भर नहीं करता है, सट्टे पर भी निर्भर करता है। क्योंकि सट्टे में भी क्या होती है? विदेशी मुद्रा की मांग होती है, डिमांड होती है, और अगर उसकी डिमांड होगी तो फिर इस प्रकार से प्रभाव होगा। और किसी भी देश की जो मुद्रा है वो भी एक प्रकार की क्या है बेटा? परिसंपत्ति है। परिसंपत्ति मतलब असेट है आपके लिए, ठीक है। क्योंकि किसी भी विदेशी जो मुद्रा है वो आपके पास पड़ी है तो आप उसको बैंक में जमा करा करके आप अपने लिए एक्स्ट्रा पैसा ले सकते हो। तो ये विदेशी मुद्रा है। एक्स्ट्रा पैसा मतलब आप उसको बेच करके जो भी इंडिया अपनी करेंसी वो ले सकते हैं। यदि भारतीयों को यह विश्वास हो कि ब्रिटिश पाउंड के मूल्य में रुपए की अपेक्षा वृद्धि होने की संभावना है तो वो पाउंड को अपने पास रखेंगे, ठीक है। जो उदाहरण मैंने अभी आपको दिया है वही है। जैसे उदाहरण के लिए चालू विनिमय दर 80 रुपए प्रति पाउंड है। मतलब जो 1 पाउंड है, 1 पाउंड इज इक्वल्स टू 80 रुपीज। 1 पाउंड कितने का है? 80 रुपए का है। और निवेशकर्ताओं को यह विश्वास है कि माह के अंत तक पाउंड के मूल्य में वृद्धि होने की संभावना है तथा यह 85 रुपए प्रति पाउंड तक हो सकता है। तो निवेशकर्ता ये सोचेंगे कि वह 80,000 रुपए विक्रेता को दिए होते, 1000 पाउंड खरीदेगा तो माह के अंत में वह उसे 85,000 रुपए बेचकर 5,000 रुपए का लाभ अर्जित कर लेगा। मतलब क्या कहना चाहता है कि 1 पाउंड है 80 रुपए के बराबर है, और इसने सोचा कि मैं 1000 पाउंड खरीद लेता हूं। 1000 पाउंड का मतलब हो गया कि 80 रुपए के हिसाब से अगर मैंने देखे तो ये कितने हो गए? 80,000 हो गए। और महीने के अंत में ये विश्वास था कि जो 1 पाउंड की कीमत है वो 85 रुपए हो जाएगी। अब वो इसको बेच देगा, बेचेगा जब कितने में बिकेंगे? 85,000 में। तो अब भैया कितना आया? 5,000 रुपए। तो 5,000 रुपए जो एक्स्ट्रा हुए, खरीदे 80 में थे, बेच 85 में रहा, मतलब 5,000 रुपए का क्या कर लिया उसने? प्रॉफिट कमा लिया।
इसी परिकल्पना से पाउंड की मांग बढ़ेगी और इससे रुपया पाउंड विनिमय दर में वर्तमान में वृद्धि होगी, जिसके उसके विश्वास की स्वतः पूर्ति हो जाएगी। तो इससे अब पाउंड की मांग बढ़ेगी जब लगेगा कि साहब जो रुपया है वो थोड़ा और कमजोर होगा, पाउंड और थोड़ा सा ताकतवर होगा, तो पाउंड और डिमांड बढ़ाएंगे और फिर वो वैल्यू और डाउन जाएगी और वो उसको परचेज कर लेंगे। उपयुक्त विश्लेषण में यह मान लिया जाता है कि ब्याज की दर, आय और कीमत स्थिर रहती है, किंतु इनमें परिवर्तन हो सकता है और इससे विदेशी विनिमय की मांग और पूर्ति वक्र शिफ्ट होंगे। तो देखिए, हम ये जो अभी सट्टेबाजी वाला देखा है तो उसमें देखते हैं कि जो ब्याज की दर है, आय है और कीमत है, ये स्थिर रहता है, ये फिक्स रहता है, पर इनमें चेंजेस आ सकते हैं और चेंजेस आकर करके जो हमारी मांग है, डिमांड है किसकी, फॉरेन जो रिजर्व की उसकी डिमांड है, उसमें वक्र में शिफ्ट हो सकता है। तो अब देखिए एक एक को देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ब्याज की दरें और विनिमय दर। अल्पकाल में विनिमय दर के निर्धारण में एक दूसरा कारक भी महत्वपूर्ण होता है जिसे ब्याज दर विभेदक कहा जाता है। ब्याज दर विभेदक, विभेदक का मतलब क्या होता है, विभेद, डिफरेंस है कहीं पे, ठीक है, डिफरेंस होता है कि साहब ये अलग और ये अलग। तो ब्याज की दरें अलग अलग होती है हर देश में, तो उन ब्याज की जो दरें विभेदक है, तो अर्थात देशों के बीच ब्याज की दरों में अंतर, जो दो देश हैं उनकी ब्याज की दरों में अंतर, कैसा ब्याज की चर्चा यहां पर हो रही है देखो। बैंक हो गए, बहुराष्ट्रीय निगम हो गए और धनी व्यक्ति विशाल निधि के स्वामी होते हैं जिसका अधिक आय प्राप्त करने के लिए ऊंची ब्याज दर की खोज में पूरे विश्व में संचालन होता है। देखो मैं सीधा से एक उदाहरण आपको देता हूं। इससे मान लीजिए बहुराष्ट्रीय निगम, मल्टीनेशनल कंपनी। मल्टीनेशनल कंपनी होती ही वह है जिसका एक से अधिक देशों में फैक्ट्रियां चल रही हो, उद्योग चल रहा हो, संचालन हो रहा हो, स्वामित्व उनके पास हो, वो बहुराष्ट्रीय कंपनी है, एमएनसी है। तो अब ये सब क्या करती है कि विशाल निधि इनके पास है, खूब पैसा इनके पास है और पैसा ये पाना चाहती है, तो उसके लिए क्या ऊंची ब्याज देखती है कि हमें ज्यादा ब्याज कहां से मिलेगा, ज्यादा फायदा हमें कहां से होगा। तो इसके लिए वो अलग अलग देशों में ध्यान लगा करके बैठी कि ज्यादा ब्याज हमें कहां मिलेगा। अब जैसे इसका एक उदाहरण मैं आपको देता हूं। उदाहरण से पहले मैं आपको एक बात बता दूं। जैसे अपन ने मनी एंड बैंकिंग वाला जब चैप्टर पढ़ा था, इसी किताब में जो अध्याय 3 है मनी एंड बैंकिंग, तो याद करिए मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था जिसका नाम था बॉन्ड। क्या नाम था, बॉन्ड, है ना, बंद पत्र या बॉन्ड जिसको कहा जाता है, ये वाला टॉपिक पढ़ाया था। इस वाले टॉपिक को आज फिर से याद करने की आवश्यकता आ गई है। क्यों आ गई है, जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। जैसे मान लीजिए कि एक देश है, वहां पर सरकार अपने बॉन्ड बेचती है और 1000 रुपए पर, मतलब जो भी वहां की करेंसी होगी, 1000 पे क्या कर रही है, 8% ब्याज दे रही है कि साहब आप हमारा बॉन्ड खरीद लो। मतलब जनरली क्या होता है, बॉन्ड एक प्रकार से सरकार पैसा मांग रही जनता से कि साहब ये आप हमारे बॉन्ड खरीद लो, एक बॉन्ड 1000 रुपए का, 1000 रुपए दो और 1 साल के बाद हम आपको इस पर 8% ब्याज दे देंगे। 8% ब्याज का मतलब हो गया 80 रुपए हम आपको दे देंगे, जब लौटाएंगे तो 1080 लौटाएंगे। अब जितने भी बॉन्ड आप खरीदना चाहते हो खरीद लो। अब जैसे मान लीजिए कि इस 1000 पर 8% दिया जा रहा है और कोई देश दूसरी जगह उसी 1000 रुपए के आसपास की कीमत पर 10% दे रहा हो, तो इसका मतलब है 1100, 100 रुपए देगा वो। तो यहां पर मतलब अगर जो इन्वेस्टर होगा वो देखेगा यार इस सरकार के मैं बॉन्ड खरीदता हूं तो मुझे 80 रुपए मिलेंगे, पर इस देश की सरकार का अगर मैंने बॉन्ड खरीद लिया तो मुझे 100 रुपए मिलेंगे, 20 रुपए का फायदा होगा। हर बॉन्ड पे 20 रुपए का फायदा, इसलिए क्या करो, इस वाले जगह इन्वेस्ट करो। तो वही बात यहां पर है। तो कोई भी बहुराष्ट्रीय कंपनी है वो अलग अलग देशों में देखती है कि अगर सरकार अपने बंद पत्र बॉन्ड्स को बेच रही है या बॉन्ड्स के द्वारा पैसा जनरेट करने की कोशिश कर रही है, तो कहां पे जो ज्यादा ब्याज है, कहां पर हमें ज्यादा ब्याज मिल रहा है, हम वहीं इन्वेस्ट करेंगे, वहीं पैसा लगा देंगे। यदि हम कल्पना करें कि एक देश ए में सरकारी बंद पत्र में ब्याज की दर 8% है, जबकि उसी के समान सुरक्षित बंद पत्र पर दूसरे देश बी में 10% की आय होती है, तो ब्याज दर विभेदक जो है वो 2% है। अब यहां पर दो देश लिए गए हैं, एक ए और एक बी। ये कितना ब्याज दे रहा है, ये 8 दे रहा है, ये 10 दे रहा है। दोनों में जो डिफरेंस है वो 2% का है और ये 2% ही क्या है, ब्याज दर विभेदक है। ठीक है, कि इतना ब्याज दर में विभेद है, इतना इंटरेस्ट रेट में डिफरेंस है। देश ए का निवेशकर्ता देश बी की उच्च ब्याज दर की ओर आकर्षित होंगे और अपने देश की मुद्रा को बेचकर देश बी की मुद्रा का क्रय करेंगे। अब जो देश ए के भी जो निवेशक है, जो निवेश करने वाले लोग हैं, वो बी की तरफ आकर्षित हो गए। हाँ यार वहां तो अपन को एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो क्या करेंगे, अपनी जो मुद्रा है उसको तो बेचेंगे और उस वाली देश की मुद्रा का क्या है, डिमांड करेंगे। साहब उस वाले देश की मुद्रा चाहिए क्योंकि हम जाकर करके वहां का जो है खरीदना चाहते हैं और हमें प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। इस स्थिति में देश बी के निवेशकर्ता भी अपने देश में निवेश करना चाहेंगे और इस प्रकार देश ए की करेंसी की कम मांग करेंगे। और अब जो देश बी के हैं
भैया बाहर का ही क्यों खरीदे, देश वाले भी खरीद लेंगे। तो देश वालों को लग रहा है सबसे बढ़िया तो हमारे ही यहाँ मिल रहा है, तो इसलिए क्या करो, अपन ही निवेश करते हैं, अपन ही पैसा लगाते हैं, क्यों बाहर लगाए, तो वो भी यहाँ पैसा लगाएंगे। जिससे क्या होगा कि जो बाहर की करेंसी है उसकी डिमांड कम हो जाएगी और अपनी जो करेंसी उसकी डिमांड बढ़ती जाएगी। साहब हमारी करेंसी, बाहर वाले की डिमांड कम होती जाएगी, जब उसकी डिमांड कम होगी तो भाव कम हो जाएगा, वैल्यू कम हो जाएगी, ठीक है, तो फिर सबको सही हो जाएगा। इसका अर्थ यह है कि देश एक ही करेंसी का मांग वक्र बाई तथा पूर्ति वक्र दाई और शिफ्ट होगा। तो यहां पे जो मांग वक्र है वो किधर आ जाएगा, बाई और आ जाएगा। तो पहले यहां पर थी डिमांड तो वो इधर आ जाएगी, ओके। और जो पूर्ति वक्र है, जो सप्लाई वक्र है, वो ऐसे है तो फिर वो इधर शिफ्ट हो जाएगा। इससे देश ए की मुद्रा के मूल्य में ह्रास तथा देश बी की मुद्रा के मूल्य में वृद्धि होगी। तो इससे देश ए की जो मुद्रा है उसके मूल्य में ह्रास जो है उसको क्लियर करना है। मुद्रा के मूल्य में ह्रास तथा देश बी की मुद्रा के मूल्य में वृद्धि होगी। तो यहाँ पे जो बी की मुद्रा है उसके मूल्य में वृद्धि हो जाएगी और देश ए की मुद्रा के मूल्य में ह्रास हो जाएगी, गिरावट आ जाएगी। जैसा कि मैंने बताया, क्योंकि कोई भी व्यक्ति है जो ए कंट्री का है वो भी बी कंट्री में इन्वेस्ट करेगा, बी के लोग हैं वो तो बी में इन्वेस्ट कर ही रहे हैं, तो यहाँ के लिए क्या हो जाएगी, डिमांड गिर जाएगी और डिमांड गिर जाएगी तो वैल्यू कम हो ही जाएगी और इस वाले की वैल्यू बढ़ जाएगी तो उसकी में मूल्य वृद्धि और इसकी में डेप्रिसिएशन हो जाएगा। अतः किसी देश की आंतरिक ब्याज दर में वृद्धि से घरेलू मुद्रा के मूल्य में वृद्धि होगी। तो किसी भी देश की जो आंतरिक ब्याज दर होती है उससे भी क्या होगा, मुद्रा के मूल्य में वृद्धि होगी। यहां यह मान लिया जाता है कि विदेशों की सरकारों के द्वारा बंद पत्रों के क्रय पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। तो यहां यह मान लिया जाता है कि जो विदेशों की सरकारें हैं उनके द्वारा बंद पत्रों के क्रय पर कोई प्रकार का प्रतिबंध नहीं है कि साहब हमारे ही देश की बैंक या हमारे देश की कंपनियां, हमारे देश के ही लोग खरीद सकते हैं या बाहर के इन देशों, कोई प्रतिबंध नहीं है। कोई भी खरीदना चाहे, कोई भी बेचना चाहे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर है आय और विनिमय दर। जब आय में वृद्धि होती है तो उपभोक्ता के व्यय में भी वृद्धि होती है तथा आयातित वस्तुओं पर व्यय में भी वृद्धि की संभावना होती है। देखो, जब इनकम में वृद्धि होगी, जब लोगों की इनकम बढ़ेगी तो उपभोक्ता व्यय भी बढ़ाएगा, क्योंकि ये बात आप लोग पढ़ करके आ चुके हो कि इनकम इज इक्वल टू सी प्लस एस, या तो कंज्यूम करेगा, उपभोग करेगा, या वो बचाएगा। तो जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाएगी तो उपभोक्ता का व्यय भी बढ़ेगा और उपभोक्ता का व्यय बढ़ रहा है, खर्चा बढ़ रहा है। खर्चा बढ़ने का मतलब क्या है, उसकी डिमांड बढ़ रही है, क्योंकि अपन लोग ये पढ़ करके आ चुके हैं एडी बराबर कुल खर्च। एडी बराबर क्या है, कुल खर्च है बच्चों। और आयातित वस्तुओं पर व्यय में भी वृद्धि होगी, क्योंकि जब ज्यादा डिमांड हो रही है तो जो हमारे पास नहीं, फिर उसको क्या करना पड़ेगा, आयात करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो इंपोर्ट पे भी हमारा खर्चा बढ़ जाएगा। जब आयात बढ़ता है तो विदेशी विनिमय की मांग वक्र दाई और शिफ्ट होती है। इससे घरेलू मुद्रा मूल्य में ह्रास होगा बेटा, या गिरावट आएगी। क्योंकि देखिए क्या हो रहा है, जब हम आयात बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब क्या है, जैसे हम देश के लोग हैं, हम आयात कर रहे हैं। आयात का मतलब ये है कि हमें उसको डॉलर में पेमेंट करना पड़ेगा, मतलब उस करेंसी में पेमेंट करना पड़ेगा। तो उस करेंसी की क्या डिमांड बढ़ रही है ना सब हमें, तो क्योंकि वो सामान चाहिए और सामान के लिए डॉलर चाहिए, तो डॉलर की डिमांड बढ़ रही है और इससे जो घरेलू मुद्रा है उसकी जो मूल्य है उसमें गिरावट आ जाएगा। यदि विदेशी आय में भी वृद्धि होती है तो घरेलू निर्यात में वृद्धि होगी, जिससे विदेशी विनिमय ह्रास का होता है, पूर्ति वक्र बाहर की ओर शिफ्ट होता है। अगर विदेशी आय में, अगर विदेशों के देशों में हमारे देश के सामान के लिए वहां के देश के लोगों में आय में वृद्धि होगी तो वो भी व्यय बढ़ाएंगे और वो भी आयात की मांग करेंगे। जब हम उनको निर्यात करेंगे तो उनकी जो करेंसी वो उनकी में गिरावट आएगी और अपनी करेंसी जो है वो मजबूत होगी, अपने में मूल्य वृद्धि होगी। संतुलन की स्थिति में घरेलू मुद्रा का मूल्य ह्रास हो भी सकता है और नहीं भी। देखो, जब संतुलन की स्थिति, जब निर्यात बराबर आयात है तो ह्रास हो भी सकता है, गिरावट आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती। ये सब इस बात पर निर्भर करेगा कि क्या निर्यात आयात से अधिक तेजी से बढ़ रहे हैं। तो क्या निर्यात आयात कौन सा ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है, निर्यात तेजी से बढ़ रहा है तो भैया अपनी डिमांड ज्यादा है, ठीक है, और आयात बढ़ रहा है तो फिर उनकी उस करेंसी की डिमांड ज्यादा है। आमतौर पर अन्य बातें पूर्ववत रहने पर एक देश जिसकी समस्त मांग शेष विश्व की तुलना में अधिक तेजी से बढ़ रही है, प्राय उसकी मुद्रा के मूल्य में निर्यात से आयात में अधिक वृद्धि के कारण ह्रास होता है। इसके विदेशी मुद्रा का मांग वक्र पूर्ति वक्र से अधिक तेजी से शिफ्ट होता है। तो अगर सारी बातों को हम बिल्कुल एज इट इज रहने दें, उनमें कोई चेंज ना करें, तो हम मानते हैं कि समस्त मांग है जो शेष विश्व की तुलना में अधिक है, मतलब जो पूरी मांग है वो विश्व की तुलना में अधिक तेजी से हमारी बढ़ रही है, तो हमारी जो मुद्रा है उसकी में गिरावट आएगा और बाकी जो है उसकी सामने वाली जो कंट्री है उसकी मुद्रा की में मूल्य वृद्धि होगी। दीर्घकाल में विनिमय दर, ठीक है, अब जो लॉन्ग रन होता है उसमें विनिमय दर देख लेते हैं। दीर्घकाल में नमनीय विनिमय दर प्रणाली में विनिमय दर के संबंध में पूर्वानुमान करने के लिए क्रय शक्ति समता सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। तो आइए जानते हैं क्या है।
इस सिद्धांत के अनुसार जब कोई व्यापारिक अवरोधक जैसे टैरिफ, व्यापारिक कर और कोटा आयात की मात्रा सीमा नहीं होंगे तो विनिमय दर स्वतः समायोजित हो जाएगी। तो देखो अब क्या होता है कि अगर कोई टैरिफ या कोटा किसी प्रकार का नहीं होगा तो विनिमय दर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, एडजस्ट हो जाएगी, क्योंकि आप टैरिफ कोटा लगा करके उस सामान को महंगा सस्ता कर सकते हो, और अगर वो सरकार नहीं कर रही तो ऑटोमेटिकली बढ़ी है तो गिर भी जाएगी और गिरी है तो बढ़ भी जाएगी, ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगी। इससे एक प्रकार के उत्पाद की लागत चाहे भारत में रुपयों में हो या संयुक्त राज्य अमेरिका में डॉलर अथवा जापान में येन में क्यों ना हो, समान ही होगी, सिर्फ परिवहन व्यय में अंतर होगा। अब देखिए जैसे मान लीजिए कोई सामान है अमेरिका में बना, जैसे मान लीजिए $100 का है, अब $100 का है तो मान लीजिए वो सामान इंडिया में भी आया है तो $100 का ही रहेगा। वही सामान अगर जापान में गया है तो वहां पर भी $100 का ही रहेगा, क्योंकि ना तो इंडियन गवर्नमेंट ने उस पर कोई टैक्स वैक्स लगाया, कुछ नहीं लगाया, ना कोई कोटा लगाया, बस जो थोड़ा सा खर्चा बढ़ेगा ना वो यहां से यहां अगर जापान जा रहा है तो उसमें ट्रांसपोर्टेशन का कितना खर्चा है, और यूएसए से इंडिया में जा रहा है उसमें ट्रांसपोर्टेशन का कितना खर्चा है। ओके, अतः दीर्घकाल में किन्हीं दो देशों के करेंसियों के बीच विनिमय दर के समायोजन से दोनों देशों के कीमत स्तर अंतर का पता चलता है, तो समायोजन हो जाएगा और ज्यादा बड़ा चेंजेस यहाँ पे नहीं होंगे। चलिए अब इस विनिमय प्रणाली के फ्लेक्सिबल जो हमारा सिस्टम है उसके गुण, मेरिट्स देख लेते हैं। संतुलन स्तर बनाए रखता है, लचीली या तृतीय विनिमय दर समायोजित हो जाती है और भुगतान संतुलन बीओपी में असंतुलन को स्वचालित रूप से दूर कर देती है। तो ये ऑटोमेटिकली चल रहा है, खुद एडजस्टमेंट हो रहा है, तो इससे क्या संतुलन, स्थिरता बनी रहेगी, इसमें ज्यादा चिंता वाली बात नहीं है। खुद ही जब बढ़ेगा व्यापार, आयात निर्यात बढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली वो ठीक हो जाएगा। यह मुद्राओं के अधिक मूल्यांकन और कम मूल्यांकन की समस्याओं को समाप्त कर देता है कि कितना मूल्यांकन करें। जैसे हमने देखा था स्थिरता वाले में कि भैया $1 ₹60 के बराबर ही क्यों, कैसे, कहीं ने हमने $1 की ज्यादा कीमत तो नहीं कर दी, हमने कहीं उसकी कम वैल्यू तो नहीं आकली, ज्यादा वैल्यू तो नहीं आकली, तो वो सिस्टम अब खत्म है। सारा का सारा मार्केट पे, डिमांड पे निर्भर है, अगर डिमांड ज्यादा हुई तो उसकी वैल्यू बढ़ेगी और नहीं तो नहीं। विशाल विदेशी मुद्रा भंडार की कोई आवश्यकता नहीं है, सरकार को बड़े विदेशी मुद्रा भंडार रखने की कोई आवश्यकता नहीं, पहले रखने की जरूरत थी, क्योंकि भैया अगर आपको डॉलर चाहिए तो इतना देना पड़ेगा, तो और अगर आपको कुछ खरीदना है और करना है तो डॉलर रखो, फिर उसी में व्यापार हो सकता है। अब इतने विदेशी मुद्रा भंडार की रखने की कोई आवश्यकता आपको नहीं है। यह दुनिया के विभिन्न हिस्सों में पूंजी की आवाजाही को बढ़ाता है और अंतर्राष्ट्रीय विकास को बढ़ावा देता है। तो पूंजी की आवाजाही बढ़ती है कि आप कहीं निवेश कर सकते हो और कर सकते हो, किसी भी करेंसी में कर रहे हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय विकास को बढ़ावा दिया गया है। संसाधनों का इष्टतम उपयोग है, यह संसाधनों के इष्टतम उपयोग का अवसर प्रदान करता है और अर्थव्यवस्था में दक्षता के स्तर को बढ़ाता है। संसाधनों का इष्टतम उपयोग होगा, इष्टतम उपयोग का मतलब है जो बेस्ट यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज का होना चाहिए वो होगा कि हाँ भैया हमें यहाँ इतना इन्वेस्ट करना है, ही इतना इन्वेस्ट करेंगे, और अब उसमें अगर ज्यादा डिमांड हो रही है, कम हो रही है, उस हिसाब से व्यक्ति देखता है और उस हिसाब से इन्वेस्ट करता है, तो संसाधन ज्यादा खराब नहीं होंगे। अब इसके जो अवगुण है, डीमेरिट से, वो देख लीजिए। विनिमय दर में अस्थिरता रहती है। अब देखो इसका नाम ही ऐसा है, ठीक है, अस्थिरता तो रहेगी। अब उसमें क्या था, स्थिर था, हाँ भैया $1 ₹60, चिंतित नहीं है, मस्त रहो। पर अब यह तो अस्थिरता, कभी बढ़ सकता है, कभी घट सकता है, फिर कभी बढ़ सकता है, कभी घट सकता है। बाहरी मूल्य विदेशी मुद्रा की मांग और आपूर्ति के अनुसार बदलता रहता है। यह विदेशी मुद्रा लेन देन में प्राप्ति और भुगतान की मात्रा के बारे में अनिश्चितता पैदा करता है। ऐसी अस्थिरता विदेशी व्यापार में बाधा डालती है। तो ये क्या है, जो अनसर्टेनिटी आती है, अनिश्चितता है, हमें कुछ भविष्य के बारे में कुछ पता नहीं रहता, तो ये क्या है ना कहीं विदेशी व्यापार पे बाधा डालती है। एक हमारा टेंशन बनाना रहता है कि यार अगर थोड़े समय बाद ही चेंजेस हो गए तो हम लॉस में ना चले जाए, प्रॉफिट में हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, पर लॉस में चले गए तो चिंता होता है। इससे विदेशी व्यापार प्रभावित होता है। सट्टेबाजी की गतिविधियां देखो, अब सट्टेबाजी की गतिविधियां इससे बढ़ेगी क्योंकि उम्मीद लगाई जाएगी फिर और होगा, पर उसमें क्या था, सट्टेबाजी की गतिविधियां जो है रुक सी गई थी क्योंकि पता था बढ़ेगा नहीं। सट्टेबाजी किस चीज के लिए, जो भविष्य में कुछ परिवर्तन हो सकता है उसके लिए, ठीक है ना, उसके लिए आप कर सकते हो। बाकी तो जो नहीं परिवर्तन होगा उसके लिए क्या करोगे, तो यहाँ पे परिवर्तन हो सकता है, तो सट्टेबाजी की गतिविधियां बढ़ने के चांसेस थे। हेर फेर करते हैं और विनिमय दरों को बहुत कम या बहुत अधिक कर देते हैं। ये विदेशी मुद्रा बाजार को अस्थिर बनाता है और विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश को हतोत्साहित करता है। मुद्रास्फीति की स्थिति पैदा होती है। यह अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति की प्रवृत्ति उत्पन्न करता है जब मुद्रा के मूल्यह्रास के कारण आयात की कीमतों में वृद्धि होती है। तो जब मुद्रा का मूल्यह्रास हो जाएगा मतलब हमारी वैल्यू गिर जाएगी, हमारी करेंसी की वैल्यू गिर जाएगी, तो हम आयातों की कीमतों में क्या हो जाता है, वृद्धि हो जाती है, जिससे क्या होता है कि भैया जो है इन्फ्लेशन है ना, महंगाई है, वो बढ़ जाती है। देखो इन्फ्लेशन, महंगाई इसमें कैसे बढ़ी, जैसे मान लीजिए पहले हम $1 के लिए 60 रुपए दे रहे थे, अब हमें $1 के लिए क्या $75 देने पड़ रहे हैं। तो क्या हुआ
कि पहले की तुलना में हमारा मूल्यह्रास हुआ। मतलब अब अगर वहां पर पहले कोई भी, जैसे मान लीजिए 100 सामान आ रहे थे, ये 100 सामान पूरे $1000 के आए, तो $1000 के जो पहले आए थे तो पहले में 60,000 रुपए देने पड़ रहे थे, पर अब कितने देने पड़ रहे हैं? 75,000 रुपए देने पड़ रहे हैं। मतलब 15,000 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं। अब चाहे सरकार ने मंगवाया हो, चाहे किसी प्राइवेट कंपनी ने मंगवाया हो, तो वो तो क्या करेगी? जनता से वसूलेगी। तो जनता को यहाँ पे क्या, पहले जो सामान 60 में मिल जाता था वो 75 में मिलेगा, तो 15 रुपए की हर व्यक्ति के लिए क्या होगी? महंगाई हो जाएगी। ओके, तो इसी के साथ आज अपना लेक्चर कंप्लीट होता है। ये आप लोगों के लिए शानदार जबरदस्त जिंदाबाद कोर्सेज हैं कक्षा 12 के अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, भूगोल, जिसमें आपको डाउट सॉल्विंग ग्रुप, हैंड रिटन नोट्स, हर क्लास की PDF और आपके होंगे ऑब्जेक्टिव टेस्ट एप्लीकेशन पर, और आपको कराए जाएंगे मॉडल पेपर। इन कोर्सेज को लेने के लिए इन 2 नंबरों पर कॉल करें और टीम को कहें कि सर मैम हमारा कोर्स स्टार्ट कर दीजिए। और ये है आपका अपना एप्लीकेशन लर्निंग शेयर आर्ट्स का, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डलवा रखा है, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। और बाकी आज का लेक्चर आपको कैसा लगा ये जरूर बताइएगा। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और आपके अपने चैनल लर्निंग शेयर आर्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दे रखा है, प्लीज़ उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा नई जानकारी मिलती रहे। और मैं मिलूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।